एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहर संग्राम की। तो साल 2023 की सेमीफिनाले शहर संग्राम के अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। प्रदेश के 5 नगर निगमों के लिए वोटिंग होगी और उसके साथ कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में महापौर प्रत्याशी के साथ ही पार्षदों के लिए वोटिंग होगी। तो वहीं 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद समेत 214 निकायों में वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए आपको बता दें 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर ली है, पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तो अंतिम चरण का आज मतदान है, दूसरे चरण का ये रण है और 5 नगर निगम और उन 5 नगर निगमों की अगर बात की जाए, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर मतदान होगा। कटनी इसमें शामिल है, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में वोटिंग होगी। 40 नगर पालिका के साथ ही 169 नगर परिषद के लिए आज मतदाता मतदान करेंगे। आपको बता दें 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद 8 साल बाद एक बार फिर शहर संग्राम हो रहा है। शहर सरकार चुनने का मौका मिला है मध्य प्रदेश की जनता को। ऐसे में भारी उत्साह के साथ लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। आपको बता दें 7 बजे से इसका आगाज हो रहा है जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। ना सिर्फ 5 नगर निगमों के लिए बल्कि अलग अलग नगर परिषद और नगर पालिका के लिए भी आज मतदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें इसका जो रिजल्ट पहले 18 जुलाई तय किया गया था, लेकिन उसके बाद उसी दिन राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने कहा कि रिजल्ट आगे बढ़ना चाहिए। तो 20 जुलाई को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे, लेकिन आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे मतदाता। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि पर्चियों में कुछ गड़बड़ी देखने को मिली थी, कई लोगों की पर्चियां नहीं मिली थी और अंतिम समय में बूथ भी चेंज कर दिए गए थे जनता के। और ऐसे में काफी आक्रोश देखने को मिला था। बीजेपी, कांग्रेस के साथ तमाम राजनीतिक दलों ने भी आपत्ति उठाई थी और उसके बाद अब इस बार माना जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर तमाम इंतजाम पुख्ता रहेंगे। तो आज 5 नगर निगमों के लिए मतदान डल रहे हैं और इसमें कटनी भी शामिल है। कटनी में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जनता कितनी उत्साह के साथ पहुंच रही है, जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विकास वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कटनी से। विकास, किस बूथ क्रमांक में आप पहुंचे हैं, वहां पर अभी वातावरण किस तरह का आप देख पा रहे हैं और कितने उत्साह के साथ वहां पर जनता पहुंच रही है मतदान करने के लिए, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद आज मौका मिल रहा है उन्हें शहर सरकार चुनने का। जी मैं आपको बता दूं, अभी 7 बजा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि मतदान शुरू हो चुका है। जिन लोगों को मतदान करना है वो आकर यहाँ पर खड़े हो जाए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मतदान केंद्र है और जो कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग आना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग यहाँ ही आ चुके थे और अपना मतदान करने आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, कुछ मजदूर वर्ग के लोग भी हैं जिन्हें काम में जाना होता है और वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो देखा जाए पुलिस व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है और ये वही मतदान है जहाँ पर एक भाजपा की प्रत्याशी यहाँ पे मतदान करेगी और उनके समर्थन भी यहाँ कई लोग आके पहले से ही खड़े हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि जो प्रत्याशी है वो पहले वोट डाल सके। अभी मंदिर पे पूजा अर्चन करने के बाद यहाँ पर प्रत्याशी आएगी और यहाँ पे देखा जाए जिस तरीके से लोगों का उत्साह है मतदान करने के लिए, 7 बजते ही यहाँ पर धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे हैं। उनकी जो पर्चियां हैं बकायदा यहाँ पर चेक की जा रही है। पीठासीन अधिकारी लगातार देख रहे हैं, उनकी पर्चियां देख रहे हैं और वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो गई। पुलिस की चाक चौबंद लगातार यहाँ पर बनाई हुई है और यहाँ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं और ये सुबह से ही 6 बजे से ही यहाँ पर हलचल देखने लगी थी लोगों की और मतदान करने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल विकास, कहा भी ये जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान और माना जा सकता है कि कटनी के निवासी इसको पूरी तरह से मान रहे हैं और इसलिए आप बता रहे हैं जैसा कि 6 बजे से ही लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। विकास, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में दिनों तेज बारिश का दौर चल रहा है, तो उससे बचाने के लिए कि जनता को कुछ परेशानी ना हो, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों में और कैसे जनता को उनके घरों से मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा?
जी मैं आपको बता दूं, ऐसे यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जो कि डूब क्षेत्र है, जो कि बारिश को देखते हुए भी उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पर जो लगातार जैसे छाते हो गए, रेनकोट हो गए, और जहाँ पर ये बूथ बनाया गया है, यहाँ पर जो कि पूरा जो शेड बनाया गया है, यहाँ पर पॉलिथीन पूरा कवर्ड किया गया है कि यहाँ पे बरसात में किसी मतदाताओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर जो प्रशासन है, पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर भी चाक चौबंद है। नगर निगम का पूरा अमला यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ की जो कि देखा जाए जिस तरीके से बरसात होगी तो मतदाता को अपने यहाँ तक लाने के लिए क्या किया जाएगा, एक बाहर एक वाहन भी खड़े हुए हैं, जैसे जिस तरीके से यदि यहाँ पर बरसात होती है तो मतदाताओं को उनके घर से और मतदान केंद्र तक लाया जा सके। विकास, काफी राजनीतिक हलचल भी हमने कटनी में देखी। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे, बड़े बड़े तमाम दिग्गज पहुंचे यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर भी इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा? जनता ज्यादा आकर्षित होगी, क्योंकि एक लंबा वक्त तो बीत ही चुका है उन्हें मतदान किए हुए, और उसके साथ ही जब दिग्गज पहुंचते हैं तो जनता थोड़ी आकर्षित जरूर होती है। जी मैं आपको बता दूं, जो कटनी शहर में है, यहाँ पर त्रिकोणी एक तरीके से यहाँ पर राजनीति के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बीजेपी से बागी होकर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका अधिकतर लोगों का समर्थन तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि जो बीजेपी जो दिग्गज नेता यहाँ पर आए थे, एक तरफ से देखा जाए कि बीजेपी की तरफ भी ज्यादातर रुझान है लोगों का, यहाँ पर बीजेपी के बहुत समर्थन भी है। मगर जिस तरीके से बीजेपी से बागी करके जो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, उसकी तरफ भी जनता यहाँ पर रुझान दिख रहा है। और यहाँ कांग्रेस जो कि तीसरे नंबर पे लास्ट मोमेंट जब सीएम यहाँ पर आए थे तो तीसरे नंबर पे चली गई है, और देखा जाए तो निर्दलीय और बीजेपी पे एक टक्कर है यहाँ पर। ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विकास, पीछे मैं देख पा रही हूँ काफी हलचल हो रही है, और अगर मुमकिन हो पाए तो जिन्होंने अभी मतदान कर लिया है उनसे अगर आप बातचीत कर पाए, उनका क्या एजेंडा रहेगा, किन मुद्दों के साथ वो मतदान कर रहे हैं, ये भी अगर आप उनसे समझ पाए तो काफी अच्छा होगा, हमारे दर्शक भी क्योंकि देख रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो पहला मतदान किए हैं कुछ लोग यहाँ पर खड़े, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपने पहला मतदान किया है, किस वार्ड से हैं आप? और अम्बेडकर वार्ड, गायत्री नगर, सोनी का बगीचा से है। आपको कैसा लगता है कि आपने पहला मतदान किया है? और बहुत खुशी हो रही, पहला मतदान किया लोकतंत्र के लिए और कटनी की भलाई के लिए, वार्ड की भलाई के लिए हमने मतदान किया है। अच्छा, जिस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को अधिक से अधिक मतदान करें? बहुत अधिक से अधिक लोग मतदान करें, और जो कटनी हित में हो, जो वार्ड हित में हो, उसको देखकर मतदान करें। किसी भय, किसी लालच, किसी द्वेष में ना आए। तो बहुत से ऐसे सामाजिक तत्व बांटते हैं जो पैसे से या किसी भी चीज से लुभावने पर से अपने वोट मांगने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि लोकतंत्र बचाने के लिए अपने मन से वोट करें, ना कि किसी भय, किसी लालच। बिल्कुल विकास, समझा जा सकता है कि कटनी वासी बेहद जागरूक, इसीलिए वो भी सबसे अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। और हमारी भी यही अपील है अपने तमाम दर्शकों से, जिनके भी आज क्षेत्रों में चुनाव है, वो भी अपने घरों से जरूर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी जरूर दें। चलिए आप बने रहिए विकास हमारे साथ, अब रुक कर लेते हैं मुरैना का भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बात की जाए मुरैना की तो दिग्गजों का गढ़ है, दो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ से, और इस लिहाज से निगम चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का। किस तरह का अभी आप नजारा वहां पर देख रहे हैं, कितने उत्साह के साथ जनता वहां पर पहुंच रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दो दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये गढ़ माना जाता है ग्वालियर चंबल अंचल। और मुरैना जिले में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, वहां पर अगर देखा जाए तो लोग काफी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष हैं। हालांकि क्या है कि इस बार पोलिंग बूथ है वो अधिकतर बढ़ाए गए हैं, तो लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं देखने को कम मिल रही है। दूसरा क्या रह रहा है कि जो महिलाएं वो हालांकि निकल रही हैं, अभी मतदान शुरू किया गया है, लोगों में काफी उत्साह तो देखने को मिल रहा है और लोग लगातार आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों में एक ये भी उत्साह निकल कर आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये चूंकि संसदीय क्षेत्र है, तो इससे भी एक अलग से ही उत्साह निकल कर आता है। और उनको ये लग रहा है लोगों को कि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज अगर अन्य और नगरीय निकायों में जो कम हुई है, वो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत भी बढ़ाया जाए, तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। और लगातार देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 4 कंपनियां भी पुलिस की लगाई गई हैं, और भी जो तमाम सारे जो अधिकारी है, कलेक्टर, एसपी हैं, वो भी शहर पर निकल चुके हैं। अगर देखा जाए तो हालांकि अभी जो नगर में चुनाव है उसका पूरा जिम्मा पुलिस अधीक्षक और तमाम सारे जो अधिकारी हैं उन पर है, और सारे टीआई लोग लगे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो अब नगर पालिकाओं के जो चुनाव है वहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया के नेतृत्व में टीम गई हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं लगातार लगे हुए हैं।
कुछ अधिकारी क्या कहते हैं और भी हैं, वो लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सारी चीजें लगातार चल रही हैं। और मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो वो भी क्या कहते हैं, अभी मतदान शुरू हुआ है, लोगों में काफी उत्साह है। पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ अभी पुलिस के अधिकारी हैं, अतुल सिंह है, CSP है मुरैना के, वो आए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरीके से पूरे चुनाव की व्यवस्था देख रहे हैं आप? दरअसल में हम लोगों ने 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई है, डाउन कैमरे भी लगाए हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। हर अधिकारी के संग में 10-10, 15-15 का पुलिस बल है। प्रयास है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक मतदान हो, किसी प्रकार की परेशानी ना आए। हर सेक्टर मोबाइल है, जोनल मोबाइल है, हर जगह लगातार भ्रमण कर रहे हैं। प्रयास ये किया गया है कि हर मतदान केंद्र के बाद तकरीबन 5 मिनट के अंदर पुलिस की कोई ना कोई गाड़ी पहुंची। सर, लगातार देखने में आता है, चंबल का चुनाव है तो काफी सेंसिटिव माना जाता है, तो क्या लगता है पूरे? हम लोग सोच रहे हैं कि इतिहास बनाएंगे, किसी भी प्रकार की अशांति पैदा नहीं होने देंगे। हर मोर्चे में हम लोगों ने प्रयास किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के बेहतर मार्गदर्शन में हम लोग एक शानदार शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। लगातार अगर पुलिस के अधिकारियों की बात की जाए तो वो भी लगातार लगे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की बात करने के भी तमाम सारे जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और कई जगह जूम ऐप के माध्यम से ये जो पोलिंग बूथ है वो पूरी तरह से जो यहाँ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी तैनात किए गए हैं। जहां अति संवेदनशील क्रिटिकल बोलते हैं जिन मतदान केंद्रों को, वहां पर जूम ऐप के माध्यम से पूरा जो मतदान है वो पूरा लाइव सकता है कि मुरैना में चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी जब मतदान करने के लिए पहुंचेंगे मतदाता, उनकी भी तस्वीर हम आपके जरिए जरूर लेंगे। कटनी से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी जुड़े थे। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए अंतिम चरण का यहाँ पर मतदान चल रहा है 5 निगमों के लिए और उसके साथ ही कुछ नगर पालिका और नगर परिषद के लिए। इसके साथ ही IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप भी इन निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं तो अपने आप घरों से जरूर निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते आगे, अब रुक कर लेते हैं कुछ दूसरी बड़ी खबरों का। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रायपुर में लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी में एक बार फिर से लूट हुई है। CISF जवान के साथ चाकू की नोक पर उसका पर्स और मोबाइल लूट लिया गया। बदमाशों ने जवान के साथ मारपीट भी की है। लूट का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी शहनवाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। टिकरापारा थाना इलाके की घटना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, हाईलाइटेड एरिया में आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी कि किस तरह से कल देर रात CISF के जवान के साथ यहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, कैसे इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ? और एक बड़ा सवाल यह भी कि लगातार प्रशासन दावे करता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सिक्योरिटी है हर जगह, लेकिन CISF का जवान ही सुरक्षित नहीं है। देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। कहीं न कहीं जिस प्रकार से घटना घटी और उसके बाद आरोपी को पकड़ा गया, घटना लगातार घट रही है, गंभीर मामला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की आवश्यकता होंगे। हालांकि रायपुर पुलिस ने तत्काल CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, तो यहाँ पे पुलिस की तत्परता तो दिखाई दे रही है, लेकिन शायद डर जो है कानून का वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इसमें आवश्यकता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पब्लिक फोरम पे आकर कड़ी कार्रवाई शायद पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि जब तक पुलिस का डर अपराधियों के बीच में नहीं बसेगा वो लगातार इस प्रकार की वारदातों का अंजाम देते रहेंगे। लगातार लूट की घटनाएं, अब ऐसा लग रहा है कि रायपुर में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, पिछले 1 महीने में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। और जो कल का जो मामला है वो तो CISF के जवान के साथ है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं न कहीं जो पुलिस की धमक होनी चाहिए वो शायद अपराधियों पे कम पड़ रही है और यही वजह है कि लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस भी तत्परता दिखाते हुए एक्शन तो जरूर ले रही है, लेकिन उस एक्शन से ज्यादा कार्रवाई की आवश्यकता है। कड़ी कार्रवाई उन अपराधियों पर करनी होगी ताकि जो पुलिस का जो डर है, वो कानून का जो डर है, वो अपराधियों के मन में बना रहे और इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने से 10 बार सोचे, क्योंकि लूट की घटनाएं आम होते चली जा रही है। वो भी चाकू की नोक पर लगातार इस प्रकार के वारदात सामने देखने को मिल रहे हैं और ये तो ताजा CCTV फुटेज इसका मिल गया, इसलिए अपराधी पकड़े गए, नहीं तो शायद अपराधियों को पकड़ने में समय भी लग सकता था। तो पुलिस को चाहिए कि तत्काल कड़े एक्शन उठाएं और पब्लिक के सामने वो एक्शन की तस्वीरें आनी चाहिए, तभी जो अपराधी हैं उनके मन में पुलिस का डर जो है वो बैठेगा। हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए स्टार।
तो माना जा सकता है कि राजधानी रायपुर में जो बदमाश हैं उनमें कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ कम होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ ऐसे हालात इंदौर में भी है, क्योंकि इंदौर में भी बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। बदमाशों ने फायरिंग की है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुरानी रंजिश को लेकर ये गोली चली है और बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने फायर किया है। एरोड्राम में हिस्ट्री शीटर बदमाश पर गोली चलाई गई। घायल अनिल दीक्षित की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हीरानगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, घायल अनिल दीक्षित पर हत्या सहित कई अन्य आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही हैं। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि पहले से जिस पर कई केस दर्ज हैं, हिस्ट्री शीटर है अनिल दीक्षित, उस पर यह फायरिंग की गई। कार सवार कुछ बदमाश पहुंचे और उसके बाद लूट इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अभी फिलहाल इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, हालांकि पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। और अब बात करेंगे आफत की बारिश की। तो मानसून को राहत की बारिश कहा जाता है, लेकिन इस बार फिर से मध्य प्रदेश में ये राहत की नहीं बल्कि आफत की बारिश बनकर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। भोपाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार जोरदार झमाझम बारिश हो रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और इसके बाद भी एक बार फिर से मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है सभी को। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। भोपाल की बात करें या उससे लगे हुए कुछ क्षेत्रों की बात करें, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर कोटे से दुगनी बारिश अब तक हो चुकी है और लगातार यहां पर बारिश का दौर जारी है। घरों में, दुकानों में पानी घुस रहा है बरसात का। इसके साथ ही जल जमाव की भी स्थिति, जल भराव की स्थिति जगह जगह देखी जा रही है। लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। जनजीवन बेहद प्रभावित है। इसके साथ ही जो प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की, उफान पर चल रही है। नदी नाले भी उफान पर हैं और ऐसे में जनता को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। और उसके साथ ही कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर नगर निगम दावे करता है कि हमारी पूरी व्यवस्था है बारिश को लेकर के, लेकिन एक बार फिर से अलग अलग निगमों की पोल खुल गई है कि किस तरह से शुरुआती दौर की ही बारिश में स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो आफत की बारिश की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़, बारिश, हादसे और मौत की तस्वीरें। आसमान से आफत गिर रही है, कहना गलत नहीं होगा। पहली तस्वीर बैतूल की हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर आगर की। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 6 लोग अचानक से नदी में बह गए और इसमें 3 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली। बताया जा रहा है कि नदी में तेज बहाव आया और उसकी चपेट में ये वाहन आ गया और 6 लोग बह गए थे, जिनमें से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आगर की। आकाशीय बिजली गिरने का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से और गाज की चपेट में 3 बच्चे आए और इन तीनों का ही निधन हो गया। दुखद तस्वीरें बैतूल और आगर से सामने आई हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार मौत का आंकड़ा भारी बारिश के कारण, गाज के कारण, बाढ़ के कारण बढ़ता जा रहा है और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के साथ करीब 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके कारण कई ऐसे हादसे और कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें हम आपको बैतूल और आगर की दिखा रहे हैं जहां पर आफत की बारिश ने 6 लोगों की जान ले ली। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको हरदा से बता दें, नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हर साल यहां पर स्नान आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारी बारिश और बाढ़ को लेकर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा के मौके पर यहां पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है नर्मदा घाट पर, लेकिन इस बार यहां पर नदी नाले उफान पर हैं और इसके चलते यहां पर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कि आज यहां पर स्नान प्रतिबंधित रहेगा। तो
तो मध्य प्रदेश की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय हो चुका है और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस सिस्टम के चलते बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, गरियाबंद में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बस्तर संभाग के बाकी जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक मानसून द्रोणिका भी बनी हुई है जो रायपुर के ऊपर से गुजर रही है। बता दें कि 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़, खासकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। नारायणपुर और सुकमा और बीजापुर, इन जगहों पर 1-2 स्थानों पर आज भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है वज्रपात के साथ में। जैसे राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद और बालोद में जो है 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होगी। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में बाढ़ खतरा भी जिले में मंडरा रहा है। हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को मुस्तैद किया है। सबसे बुरी स्थिति बीजापुर, सुकमा जिलों की है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सैकड़ों गाँव सड़क मार्ग के संपर्क से पूरी तरह से कट गए हैं। चलिए, आफत की बारिश के बाद अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का अपडेट बता दें। बीते 24 घंटा में कोरोना के 385 नए केसेस सामने आए हैं। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1900 के पार कर गई है एक्टिव केसेस की संख्या और छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव रेट 3.5% तक जा पहुंची है। रायपुर में बीते 24 घंटे में 69, दुर्ग में 53 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार दुर्ग और रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक बार फिर से सबसे ज्यादा संख्या में मरीज यहीं पर मिले हैं। और हमारी मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो यहां पर 116 नए मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में आपको बता दें कल 97 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। राहत की बात यह हुई है कि बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.25% तक जा पहुंचा है और मध्य प्रदेश में फिलहाल होम आइसोलेशन में 836 मरीज इलाजरत हैं। श्योपुर में मम्मी पापा को सॉरी बोलकर चंबल के पाली पुल से युवक ने छलांग लगा दी। युवक ढूंढर थाना क्षेत्र के ग्राम बगादिया का रहने वाला है। युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जो कि पुलिस को उसकी बाइक पर रखा मिला। बैग में 11,000 रुपए भी मिले हैं। सुसाइड नोट में युवक ने मम्मी पापा, भाई बहन और सभी दोस्तों सहित अपने अधिकारियों के लिए सॉरी लिखा है। युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम चंबल में उतर गई है लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। चंबल नदी में कूदे युवक की पहचान लखन राजपूत के नाम से हुई है। लखन राजपूत शिवपुरी में टाइटन फाइनेंस कंपनी में काम करता था। शिवपुरी के फिजिकल थाने में उसके गुम होने की रिपोर्ट उसके साथी ने दर्ज कराई थी। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने 2 रिश्वतखोर आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। थाने में मदद मांगने पहुंची महिला से मदद के एवज में इन आरक्षकों ने करीब 70,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 40,000 रुपए महिला से आरक्षकों ने ले भी लिए थे। इस मामले की शिकायत एसपी के पास पहुंचने के बाद ये कार्रवाई की गई। निलंबित किए गए दोनों आरक्षक भिलाई थाने में पदस्थ हैं। बता दें कि जुमरातन बेगम नाम की महिला के करीब 7.5 लाख रुपए किसी शख्स ने ले रखे थे और करीब 6 साल से महिला को पैसे लौटाने के नाम पर वो आनाकानी कर रहा था। की शिकायत लेकर जब वो थाने पहुंची तो महिला को 2 आरक्षक कृष्णा सिंह और विजय सिंह ने बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी, जिसके बाद उस शख्स को बुलाकर एग्रीमेंट भी करवा लिया गया। उस महिला को करीब 3.5 लाख रुपए व्यक्ति ने लौटाए भी, लेकिन दोनों आरक्षकों ने इसके एवज में महिला से कमीशन के रूप में 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर महिला ने रिश्वत का ये वीडियो एसपी के पास पहुंचाया। कृष्णा सिंह और विजय सिंह ये दोनों मुझे बोले कि 10% आपको देना पड़ेगा। तो मैं 10% का मतलब नहीं समझ में, ठीक है ना भैया, जो भी खर्चा पानी लगेगा मैं दे दूंगी। मैं कहीं से जुटा पुटा के जैसे भी करके इनको दी थी पैसा। उसके बावजूद भी इन लोग 7.5 लाख का 6.5 बनवा दिए। उसके बीच में फिर मेरे को इन्होंने 3.5 लाख इकबाल से मेरे को दिलवाए। पाकिस्तान से भारत आई गीता के परिजन मिलने के बाद वो अपने परिजन के साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ में हंसी खुशी रह रही है। लेकिन गीता ने एक लंबा वक्त पाकिस्तान से आने के बाद इंदौर में बिताया था और यहाँ के आनंद सर्विस सोसाइटी के संचालक आनंद और मोनिका पुरोहित ने गीता के परिजनों को खोजने में मदद की थी। सोसाइटी के साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचार्य मिश्र ने भी परिजन को खोजने में अहम भूमिका निभाई थी। गीता को इंदौर की याद सता रही है और गीता ने अपने हाथों से एक लेटर भी लिखा है। इंदौर में रहने के दौरान की गई मदद के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा है। साथ ही वीडियो कॉल
कॉल पर सांकेतिक भाषा में उन्होंने बात भी की। पुलिस कमिश्नर ने भी गीता को खुश रहने और पढ़ाई में मन लगाने की बात कही। गीता की अगर पूरी कहानी पर और इसके पूरे जो घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक अद्भुत मानवीय प्रयासों की एक कहानी है। टीम लगातार इसके लिए प्रयास करती रही और अंत इस पूरे प्रयास को एक असली जामा मिला, एक बेहतरीन स्वरूप मिला, आकार मिला जब वो बच्ची अपने घर पहुंच गई। और आज संयोग से उस बच्ची ने वहां से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करने की कोशिश की थी। संभवतः वो शायद पुलिस को धन्यवाद देना चाहती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया आकांक्षा। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।